हमारे बीच में विशेष तौर से इस धरने पे हमारा साथ देने के लिए पहुंचे हमारे आदरणीय हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राव नरेंद्र जी, हम पूरे इलाके की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज आप हमारे बीच में पहुंचे हैं। तो सभी जो आज यहाँ पे कांग्रेस के हमारी पूरा कांग्रेस का परिवार, सोनीपत का कांग्रेस का परिवार यहाँ पे एकत्रित है। पिता तुल्य बुजुर्ग, नौजवान साथी, मातृशक्ति, आज ये जो धरने की जरूरत क्यों पड़ी मुझे ज्यादा आप जानते हो। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो जन भावना को चुरा के बनाई गई सरकार, ये जन भावनाओं को रौंदते हुए कदम बढ़ाई जा रही थी। क्योंकि प्रजातंत्र में अगर जन भावना से सरकार ना बने, आप जानते हो प्रदेश में जन भावना बदलाव की थी, लेकिन हर तरह का खेल खेला गया। साम दाम दंड भेद, यंत्र तंत्र और षड्यंत्र, काला धन, जो बीजेपी ने अरबों रुपए काला धन एकत्रित कर किया गया है, काला धन का दुरुपयोग किया गया चुनाव में और मैनेज किया गया। नतीजा आपने देखा, जब चुनाव की वोट पड़ने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, नायब सैनी जी, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे पूछा गया कि भाई आपको क्या लगता है, तो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनेगी। तो क्या किसी को जच नहीं रही बात, प्रेस वालों ने कहा। और नायब सैनी जी ने ये नहीं कहा, ये कह सकते थे कि चुनाव प्रचार में हरियाणा कोने कोने में गए हैं, लोगों ने बड़ा साथ और आशीर्वाद दिया, इसीलिए सरकार बनेगी। नायब सैनी जी ने कहा कि सारे इंतजाम हो गए हैं, इसीलिए सरकार बनेगी। यही कहा था कि नहीं कहा था? वो इंतजाम काले धन के इंतजाम थे। मैनेजमेंट, जनभावना नहीं जीती, मैनेजमेंट से चुनाव मैनेज किया। और जब जनभावनाओं से सरकार नहीं बनती, वो सरकार जनभावनाओं को दरकिनार करके चलती है। और यही आपने देखा लगातार हरियाणा में हो रहा है। चुनाव का नतीजा आते ही पहला वायदा किसान के लिए था कि 3100 धान में मिलेंगे, एमएसपी भी नहीं मिली, न धान पे, न नरमा पे, न बाजरे पे, एमएसपी पे भी खरीद नहीं हुई। फिर वायदा था कि बड़े बुजुर्गों की पेंशन हम कह रहे थे कि 1 नवंबर से 6000 करेंगे। हमने तो तारीख बताई थी कि 1 नवंबर 2024 से 6000 करेंगे। इनकी सरकार बन गई तो बूढ़े बड़े बुजुर्गों को भूल गए और कहा कि अभी पेंशन नहीं बढ़ाएंगे। फिर वायदा था कि महिलाओं को, हरियाणा की हर एक महिला को 2100 रुपए प्रति माह महिला सम्मान भत्ता मिलेगा। मैं पूछना चाहता हूं कितनी महिला यहां बैठी हैं, कितनों को मिल रहा है? मैं पूछना चाहता हूं किस किस को नहीं मिल रहा है, एक बार हाथ खड़ा करके बताओ किस किस को नहीं मिल रहा। प्रेस के साथ ही नोट करें कि लगभग हर महिला ने यहां पर हाथ उठा के बताया कि हमें नहीं मिल रहे। फिर कहा था कि युवा को रोजगार देंगे, एचपीएससी में, एसएससी में बिना खर्ची पर्ची रोजगार देंगे। लेकिन आपने देखा एक के बाद एक लिस्ट निकाली जिसमें हरियाणा के बच्चों को नंबर नहीं मिला, या तो वैकेंट रह गई या प्रदेश से बाहर के बच्चों को लगाने का काम किया। फिर जब बारिश ज्यादा हुई, जल भराव की स्थिति हुई, किसान की फसल का नुकसान हुआ, तो कहा कि किसान की भरपाई करेंगे। लेकिन एकड़ के भाई 36 बिरादरी के गरीब परिवार, बीपीएल परिवार, वो स्कीम भी ठंडे बस्ते में डाल दी। फिर कहा कि बीपीएल का लाभ दिलवाएंगे। चुनाव से पहले बीपीएल कार्ड बनवाए गए और चुनाव के बाद 12 लाख बीपीएल कार्डों को काटने का काम इस सरकार ने किया कि नहीं किया? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। जन भावनाओं को रौंद के चली सरकार, क्योंकि जन भावना की चोरी से बनी है सरकार। लेकिन ये सरकार ना भूले, जन भावना हमारे साथ है, विपक्ष के साथ है। लोकसभा में भी जन भावना हमारे साथ थी। जब 28 प्रदेशों में, देश में जब चुनाव हुआ, 28 प्रदेशों में सबसे ज्यादा
विपक्ष की इंडिया गठबंधन की और कांग्रेस पार्टी को अगर सबसे ज्यादा मत प्रतिशत कहीं मिला तो वो हरियाणा प्रदेश के अंदर 47.6% मत के साथ आपने 5 सांसद भेजे और उसके बाद मैनेज तो कर लिया आपने, लेकिन बराबर की वोट आपको विधानसभा में दोनों पार्टियों की 40-40 लगभग प्रतिशत वोट, 37 विधायक, आज तक के हरियाणा के इतिहास में सबसे बड़ा विधायक दल विपक्ष में, तो टक्कर का विपक्ष है। मैं भारतीय जनता पार्टी को और मुख्यमंत्री जी को कहना चाहता हूं, आप जनता को दरकिनार करके कदम अगर बढ़ाओगे तो टक्कर का विपक्ष खड़ा है, टक्कर का विपक्ष खड़ा है। जब देश के किसान के आपने हितों पे हमला करने के लिए 3 कानून बना दिए, तो जब हम छाती अड़ाकर वहां खड़े हो गए तो नायब सैनी जी चंडीगढ़ भी पहुंच जाएंगे अगर आप जो है आज प्रदेश के लोगों के अपने। और यही कारण है, बड़े बुजुर्गों की जब पेंशन काटनी शुरू करी तो हमने कहा कि हम सोनीपत में प्रोग्राम करेंगे, लेकिन आज का हमारा सोनीपत का धरना था अध्यक्ष जी, आज धरने से पहले आज हमें ज्ञापन भी देना था, लेकिन आज धरने से पहले कल आदेश जारी हुए, कल अखबार में आ गई कि भाई सारी जो पेंशन है दोबारा से सारी पेंशन शुरू हो जाएंगी। और तो भाई आज के आपके धरने से और हमारे ज्ञापन से पहले धर गए, और मैं आज चेतावनी देता हूं, आज ज्ञापन नहीं देंगे। आज हम ज्ञापन डीसी साहब इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आज हमारी जीत है और जीत पे ज्ञापन नहीं देंगे डीसी साहब आपको। मगर नायब सैनी जी सुनो, नायब सैनी जी आपको अगर बात सुन रही है और आप अगर हरियाणा में, हो सकता है पंजाब में हो, पंजाब तक पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन अगर आप हरियाणा में वापस आ लिए तो आप बात सुनो नायब जी, आज तो हम ज्ञापन नहीं दे रहे क्योंकि कल आपने हमारे धरने से पहले घोषणा कर दी बड़े बुजुर्गों की पेंशन की, लेकिन अगर आप इस बात में पीछे हट गए तो जैसे दिल्ली पहुंच गए थे 3 कानूनों के बाद, चंडीगढ़ पहुंचेंगे और ज्ञापन राज्यपाल को नहीं आपके घर आकर ज्ञापन देंगे। आज ज्ञापन वापस वहीं पहुंचेंगे। गरीब के, बड़े बुजुर्गों के, किसान के हकों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इस भारतीय जनता पार्टी से प्रजातंत्र को भी बचाने की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आपने देखा लोकसभा में क्या हुआ, लोकसभा देखते हो कि नहीं देखते हो? क्या हुआ लोकसभा में, जब नेता विपक्ष राहुल गांधी जी अपनी बात कहने के लिए खड़े हुए सदन में, तो सरकार ने कहा कि आपको बोलने नहीं देंगे। जब हम भी अपनी जिद पे अड़े कि भाई इनको बोलने क्यों नहीं दोगे, तो नेता विपक्ष है इनको बोलने दो, तो कहा कि ये सरकार से सहमति बने उस विषय पे बोल सकते हैं, ये भारत अमेरिका की डील पे नहीं बोल सकते, ये एप्स्टीन पे नहीं बोल सकते, ये भी एक आपको पता है, जितना कम कहो बोला उस पे भी नहीं बोल सकते, ये जनरल नरवणे पे नहीं बोल सकते जिन्होंने चीन के साथ जब युद्ध हो रहा था तब क्या उन्होंने खुलासा किया, बोला जो सहमति बने सरकार से उसी पे बोल सकते हैं। तो अगर सरकार की सहमति से बोलनी है, सरकार के सहमति से आकर बोलना है, तो भाई आपने सतपाल ब्रह्मचारी जी को यहां से और आप ही के आशीर्वाद से सोनीपत रोहतक से मुझको और हम सबको, राहुल गांधी जी को विपक्ष में आपने अगर सरकार की सहमति से बोलने के लिए भेजा है, तो फिर विपक्ष की क्या जरूरत है? और विपक्ष नहीं हो तो फिर प्रजातंत्र कैसा? और उसके बाद जब हम अड़े कि पहले राहुल जी अपनी बात तो बोलने दो इनको, तो देश के इतिहास में पहली बार प्रधानमंत्री जी बोलने ही नहीं आए राष्ट्रपति अभिभाषण पे, आपने देखा होगा। क्या भाग्य जी, भाग्य बोलने नहीं आए, और बोलने नहीं आए और कहा कि कांग्रेस की महिला सांसदों के नारेबाजी से घबराकर ये स्पीकर साहब ने औपचारिक रूप से आसन पे बैठ के कहा कि कांग्रेस की महिला सांसदों से डर के नहीं आ रही। कमाल की बात है, कमाल की बात है।
आपकी सरकार, तानाशाही सरकार, सारे संवैधानिक संस्थाओं पे काबिज हो चुकी सरकार, एक और देश की जनता है, देश का विपक्ष है। राहुल गांधी जी के नेतृत्व में वहां पे हम आवाज उठाने से हम तो कभी नहीं घबराए, क्योंकि आपका आशीर्वाद हमारे साथ है, इसीलिए हमको इनसे घबराने नहीं दी। लेकिन ये जो डरे, ये महिला सांसदों की नारेबाजी से नहीं, ये सच्चाई से डरे हैं। ये सच्चाई नहीं चाहते देश सुने। ना तो 5 मिनट अगर कोई बोलने दिया जाए विपक्ष को तो क्या एतराज होना चाहिए, मगर ये नहीं चाहते कि सच्चाई देश सुने। मगर सच्चाई देश को पता चल चुकी है, ये वहां रोकने से नहीं रुकती बात। अब सच्चाई पता चल गई कि नहीं चल गई सच्चाई? भारत अमेरिका के डील में हिंदुस्तान के हकों को जैसे बेचा गया, किसान के हकों को बेचा गया, उसकी सच्चाई पता चल गई कि नहीं चल गई आपको? एप्स्टीन फाइल की भी सच्चाई पता चल गई कि नहीं चल गई आपको? तो सच्चाई आप तक पता चल गई, और सच्चाई और अच्छाई के लिए लड़ना पड़ेगा। पिछली बार भी लड़े थे, मैं आपको बधाई देता हूं। सोनीपत के अपने कांग्रेस के परिवार की छत्तीस बिरादरी को बधाई देता हूं। पिछली बार भी आपने लड़ाई लड़ने में, आपकी तपस्या में कोई कमी नहीं थी, आपकी लड़ाई में कोई कमी नहीं होगी। अगर कहीं कोई कमी तो हो सकता है हमारे जैसों की तपस्या में कोई कमी रह गई होगी, लेकिन आपकी तपस्या में कोई कमी नहीं रही थी। इसीलिए दोबारा कदम बढ़ाएंगे। अपनी लड़ाई सच्चाई और अच्छाई की लड़ाई है, और सच्चाई की अच्छाई लड़ाई में जीत जो है वो सच्चाई अच्छाई की होती है। और ये तो हरियाणा की छत्तीस बिरादरी की भगवान राम रूपी जनता है। भगवान राम तो इस जनता में बसता है, ये तो भगवान राम रूपी जनता है। भगवान राम को भी 14 साल का वनवास काटना पड़ा था, कोई बात नहीं, आपकी भी जनता की भी जीत हरियाणा में हो गए। 29 के अंदर बच नहीं सकते ये, 29 में सच्चाई अच्छाई की जीत होगी, मगर वो तब होगी जब मिलके दोबारा कदम बढ़ाएंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, भाई एक बात बताओ, आपका हौसला हमारे से है और हमारा हौसला आपसे है कि नहीं है? हरियाणा के शेर की देखो भाई, हमारा हौसला थारे से है, हमारा हौसला थारे से है और थारा हौसला हमारे से है, ये बात समझ जाना। मैं इसलिए, और तो भाई फिर एक बात दूसरी बताओ, ये लड़ाई हरियाणा के अंदर बदलाव की लड़ाई, जो आपसे छल से, धोखे से आपके साथ जो धोखा हुआ, ये लड़ाई भाई आप छत्तीस बिरादरी साथ दे तो ये लड़ाई दोबारा से बिगुल बजाएं कि नहीं बजाएं? लड़ाई दोबारा से लड़ेंगे। इसमें मैं एक बात आपको बता रहा हूं, आप लिख लेना। इस प्रकृति का भी नियम है, जब सच्चाई और अच्छाई को छल से पराजित किया जाता है तो अगली बार जब मुकाबला होता है तो उस सच्चाई की और प्रचंड जीत होती है। मुझे 2019 के लोकसभा चुनाव में कि मैं दोबारा ना पहुंच जाऊं संसद में, छल से मारा गया रात के अंधेरा में। आपको याद होगा रोहतक में आप लोग भी सारे पहुंच गए थे। जब यहां से हुड्डा साहब लड़ रहे थे, मैं रोहतक से लड़ रहा था, यहां का नतीजा 3 बजे आ गया था, सारे आप सब रोहतक गिनती पे पहुंच गए थे। छल से रात के अंधेरे में, फौज के घेरे में, नतीजा हमने भी स्वीकार किया प्रदेश देश की अच्छाई भलाई के लिए। लेकिन आपको याद होगा, मगर जब वो छल से इन्होंने कार्य किया तो 24 के चुनाव में मैं धन्यवाद करता हूं आप सबका कि आपके आशीर्वाद से देश में विपक्ष की दूसरी बड़ी जीत
545 लोकसभा में रोहतक लोकसभा क्षेत्र वासियों ने 4 लाख से आशीर्वाद देकर और भेजा, दिल्ली में भेजा। और मैं बता दूं इनको, चाहे जो लोगों ने आशीर्वाद देके भेजा है, उन लोगों ने दिल्ली जाकर चुप होने के लिए नहीं भेजा है, राहुल जी के नेतृत्व में लड़ाई लड़ने के लिए भेजा है, विपक्ष की लड़ाई, छत्तीस बिरादरी की लड़ाई लड़ने के लिए भेजा है। और मैं धन्यवाद करता हूं। तो यही ऐसे ही भाई इस बार 24 के चुनाव में मात्र आधा प्रतिशत वोट के अंतर से, मात्र 12-14 हजार वोट का अंतर, 3.5 करोड़ की आबादी के प्रदेश में इतनी वोटों का फर्क रहा था कांग्रेस और भाजपा की वोटों के अंतर में। इतने वोट के अंतर से सत्ता बल, धन बल, मीडिया बल, हर तरीके का छल बल से चुनाव तो मैनेज कर लिया, लेकिन अगली बार नहीं बचोगे। जैसे रोहतक के अंदर जो चुनाव बदला, इस बार हरियाणा के अंदर भी वही सच्चाई की जीत होगी। तो भाई ये है। और दूसरी बात आखिरी, सोनीपत का मेयर का चुनाव भी आ रहा है भाई, बहुत जरूरी। और मेयर के चुनाव में सोनीपत का क्या बुरा हाल अभी नगर निगम के कार्यकाल में और इनकी सरकार के कार्यकाल में है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। ना सफाई का, ओवर सीवरेज, ओवरफ्लो, सड़कों की क्या हालत है बताने की जरूरत नहीं, सफाई व्यवस्था की क्या जरूरत है, क्या हालत है वो बताने की, जो कूड़े के ढेर, 10 करोड़ के खजूर का घोटाले की से लेकर आज तक ड्रेन नंबर 6 के जो ऊपर कवर कराना था वो अधूरा पड़ा है। आप देखते हो नारियल फोड़ने की आपस में कंपटीशन है, काम करने ना करने का भी आपस में कंपटीशन है। ऑटो को सैद्धांतिक रूप से आगे बढ़ाने का फैसला हुआ था। ये मात्र 4 साल के अंदर, क्योंकि 2010 तक मेट्रो दिल्ली में ही थी, 4 साल में भादरगढ़, गुड़गांव, फरीदाबाद 3 जगह, और आगे मेट्रो को, भादरगढ़ की मेट्रो रोहतक पहुंचे, कुंडली से मेट्रो सोनीपत पहुंचे, ये प्लान था। लेकिन पिछले रिठाला से और रिठाला से खरखोदा, ये मेट्रो का भी प्लान था हमारा, मगर पिछले 12 साल कहूंगा, क्योंकि केंद्र सरकार को 12 साल हो गए। ये बहुत झूठी पार्टी है, बीजेपी का दूसरा मतलब है बीजेपी, बहुत झूठी पार्टी। ये कुछ भी बता सकते हैं ये, और ये जब जनता से डरते हैं तब कदम हटाते हैं ना, तो इनकी नीयत में कितने छल है वो आपने देख लिया। मगर इन 12 साल में एक तरफ हमने 4 साल में 88 किलोमीटर मेट्रो का निर्माण किया था, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 12 साल में 1 इंच और 1 खंबा भी मेट्रो आगे नहीं बढ़ाया। आप देखो अभी तक सोनीपत तक मेट्रो पहुंच जाती, अब भी सपने दिखाते हैं कि भाई 5 साल के आखिर तक पहुंचाएंगे, उसमें चाहेंगे। तो ये आप देखो कितना नुकसान हो गया इस इलाके का। कोई नई संस्थान अपने सोनीपत में नहीं आई। जब हमारे समय कितने यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस, एजुकेशन सिटी, इंडस्ट्रियल एरियाज, रेल कोच फैक्ट्री घुस गई अपनी। गोहाना में रेल कोच फैक्ट्री आनी थी, आपको पता है, वो बनारस चली गई। एक भारत की बात करते तो एक भारत में जैसा बनारस का आदमी है ऐसा गोहाना का आदमी। कानपुर पीजीआई का क्या हाल है मुझे बताने की जरूरत नहीं। हुड्डा साहब ने कानपुर पीजीआई किस सोच के साथ वहां पे कानपुर पीजीआई या कानपुर विश्वविद्यालय, छोटीराम विश्वविद्यालय की बात हो, नेशनल बाबा साहब भीमराव अंबेडकर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी जो राजीव गांधी एजुकेशन सिटी में बनाने की बात हो। एक दिन धर्मेंद्र प्रधान जी से हम मिले थे, वो कह रहे थे कि जो आपने एजुकेशन सिटी बनाई है, उस एजुकेशन सिटी को यहाँ पर जो अभी हमारे शिक्षा मंत्री है देश के भारत सरकार में, उन्होंने कहा कि वो सबसे बढ़िया मॉडल है, उसको हम देश में अब लेके जाना चाहते हैं। तो यहाँ राजीव गांधी एजुकेशन सिटी उस समय बनी, इतनी यूनिवर्सिटीज आई, लेकिन इन 12 साल में कोई स्कूल भी नहीं आया। इन 12 साल में एक मेट्रो का खंभा भी नहीं आया। इन 12 साल में बंद करें काटने, एक 100 गरीब को, किसी गरीब को 100 गज के प्लॉट का एक किसी को गरीब परिवार को लाभ नहीं मिला। इसीलिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। तो आज भाई ये जो मेयर में की बात कर रहा था मैं, ट्रिपल आईटी की बात है, बताओ ट्रिपल आईटी पे क्या हुआ मुझे बताने की जरूरत नहीं है। मैं भाई एक बात बताओ, मेयर का चुनाव था पिछली बार, 2 चुनाव आए थे बीच में,
पहले तो बड़ौदा में उपचुनाव आया था और फिर सोनीपत में मेयर का चुनाव आया था। उस समय भी बीजेपी का 19 के चुनाव के बाद कि भाई यार इनसे कैसे लड़ेंगे, लड़ने का कोई तरीका दिख नहीं रहा, ये तो भाई हर तरह का खेल खेलते हैं, लड़ने का तरीका नहीं दिख रहा। मगर जो हवा बनी हरियाणा के अंदर, अगर वो हवा कहीं से हवा का जन्म हुआ, या जो हम अपने सोनीपत की भाषा में, रोहतक में भाषा में कहते हैं जामी, अगर वो कहते हवा, तो बड़ौदा और सोनीपत के मेयर के चुनाव में जामी कि नहीं जामी, यहां से हवा बनी अध्यक्ष जी, यहां से हवा बनी पूरे हरियाणा के अंदर। उस समय कोई नहीं कह रहा था। अब ये चुनाव दोबारा आ गया, मेहनत करी, हम सब यहां पे रहे, दिन रात हम लगे और सोनीपत की सीट को जिताकर कांग्रेस पार्टी ने पूरे प्रदेश में यहां से हम जीते थे। अब वो दोबारा चुनाव आ गया है, मेयर का चुनाव। बताओ भाई सारे, पिछले मेयर का जब चुनाव आ गया था बीच में साल एक पहले, मुझे पता है उस समय मायूस थे, आप सारे मायूस थे, आप भी थे, हम भी थे। उस समय कोशिश करी, मेहनत खूब करी, लेकिन क्योंकि नतीजा ऐसा आया चीटिंग के बाद, जब एक इंसानी उसका। लेकिन अब बताओ, पिछली बार वाला जो मेयर का चुनाव में यहां से जीत के गए थे, तो भाई इस बार बताओ जिम्मेदारी अगर आप कहो तो मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को कह दूं कि हम जिम्मेदारी ले रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी यही देखने आए हैं। तो भाई बताओ भाई, एक बार हाथ उठा करके बताओ। तो भाई सारे मिलके भाई ये जो है यहां से सोनीपत में आपस में मिलकर चलेंगे और कांग्रेस पार्टी का संदेश यहां सोनीपत से जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर आपको बधाई। आज का ये धरना नहीं है हमारा, ये हमारी जीत का एक वो है। और अब मैं आग्रह करूंगा जो विशेष तौर से हमारे बीच में, और ये कह रहे हैं कि बीपीएल पे भी कर दो, भाई देखो अब हर मुद्दे पे करेंगे, चिंता ना करो, जो है बीपीएल पे भी करेंगे। तुम नाकती देखो क्या प्लॉटो क्या कह रहा है, हाँ ये देखो। तो ये सारी बातें हैं। अब एक एक बात ना करते हुए अब मैं आग्रह करूंगा, फैमिली आईडी की बात, सारी बातें एक एक बात, अभी देखो बहुत सी बातें होगी। हम एक स्टेडियम पे भी वो भी अलग लड़ाई लड़ेंगे, स्टेडियम पे सारी लड़ाई लड़ेंगे। मैं अब आग्रह करूंगा विशेष तौर से जो आज हमारे बीच में पहुंचे हैं, हमारे दक्षिणी हरियाणा की धरती से आते हैं, मृदुल भाषी हैं, सबका सम्मान करके आगे कदम बढ़ाते हैं और बहुत है, सरपंचों वाली बात भी रखेंगे। और जिनका हमारा मेरा जिनका जो है बहुत पुराना और लंबा साथ रहा है, हर तरह के संघर्ष में, हर तरह की लड़ाई में बहुत पुराना लंबा साथ भी रहा है, और बहुत इनका और हमारा स्वभाव भी मेल खाता है। तो मैं ऐसे अपने प्रदेश